नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सोमवार की देर शाम अचानक उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कोई छोटी घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे हुए अपने त्यागपत्र में स्वास्थ्य का हवाला दिया है। चिकित्सकों के सलाह की बात भी कही है कि उन्होंने कहा है कि आप आराम करिए। लेकिन क्या ये चीज गले से नीचे उतरने वाली है? ये बात सही है कि अभी मार्च में उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। वो 10-12 दिन वहाँ रहे भी थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए गए थे। और एक घटना अभी उत्तराखंड में हुई थी। शायद हल्द्वानी में प्रोग्राम था। उद्बोधन के बाद वो नीचे उतरे। उनके पुराने एक सांसद साथी थे, चंद्रशेखर की सरकार के समय के, उनसे मिलने के लिए। और जब उनसे गले मिल रहे थे तो लगभग लटक गए और सुरक्षा कर्मियों ने आकर के उनको संभाला। इसके बाद फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के दफ्तर से बताया गया कि वो अब ठीक हैं, स्वस्थ हैं और उनके जो आगे के कार्यक्रम हैं वो उनको करने के लिए तैयार हैं और उनमें शामिल होकर के ही वो दिल्ली लौटेंगे। लेकिन ये 2 घटनाएँ एक बात की तरफ तो इंगित करती हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। पूरी तरह वो स्वस्थ नहीं थे। और चूँकि हार्ट की प्रॉब्लम भी हुई थी तो ज़ाहिर है चिकित्सकों ने कहा होगा। लेकिन जो घटनाक्रम है पूरा और उस घटनाक्रम के बाद जिस तरह की चुप्पी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में ही हैं, उनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है, कोई ट्वीट भी नहीं आया है। इसी तरीके से उनकी केंद्रीय परिषद के जो दूसरे सीनियर कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मीडिया में तरह-तरह की अटकलबाजियाँ हैं, जैसा हमेशा होता है, किसी को पता तो कुछ होता नहीं है। और इन लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि दायाँ हाथ क्या कर रहा है, ये बाएँ हाथ को पता नहीं, बायाँ हाथ क्या कर रहा है, ये दाएँ हाथ को पता नहीं। मिनिस्ट्रीज़ की खबरें इन लोगों के पास होती नहीं हैं। सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को बैठाया जाता है, किसी को स्टूडियो में बैठाया जाता है, किसी को घर से जोड़ा जाता है और फिर वो अतीत में, हाल में जो घटनाएँ हुई या अगर हम धनखड़ साहब की ही बात करें, तो सदन में उन्होंने क्या-क्या टिप्पणियाँ की या सदन में उनके बारे में किसी ने क्या कहा, उसको लेकर के बस ये लपेटते हैं और कयासबाजी के घोड़े दौड़ाने की कोशिश करते हैं। मैं कई टेलीविज़न चैनलों पर चर्चाएँ देख रहा था और उसमें आशुतोष से लेकर के कई लोग कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे, गोल-गोल जलेबी उतार रहे थे कि जैसे जगदीप धनखड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ तनाव रहे हैं, कुछ मुद्दे रहे हैं, जेपी नड्डा की तरफ इशारा, कभी किसी की तरफ इशारा, बिना नाम लिए। ये इन लोगों की एक अदा है, इन लोगों का एक लंबी-लंबी फेंकने का और कयासबाजी के घोड़े पर सवार होकर के चीज़ों को पंख देने का और एक्चुअल में जो समस्याएँ हैं, उनको ढाँपने का एक तरीका बना हुआ है। जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ जगदीप धनखड़ साहब को, वो जाट कम्युनिटी से आते हैं और
ईमानदार भी हैं, दृढ़ निश्चयी भी हैं, आसानी से किसी प्रेशर में, दबाव में दबने वाले या टूटने वालों में से भी नहीं हैं। ये दृढ़ता उन्होंने पश्चिम बंगाल का गवर्नर रहते हुए भी ममता बनर्जी के सामने दिखाई थी। क्या-क्या नहीं झेला है वहाँ उन्होंने और किस-किस तरह की बातें नहीं उनके बारे में कही गई। वहाँ के एक हाई कोर्ट के इनके अ, अधिवक्ता हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि जब ये राज्यपाल के पद से हट जाएँगे तो पश्चिम बंगाल के लगभग हर जिले में, लगभग हर थाने में इनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएँगे, इनको उठा कर के जेल में डाला जाएगा। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग यानी बहुत अपमानजनक स्थितियाँ। खुद ममता बनर्जी ने भी कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं थी। उपराष्ट्रपति बन गए थे, तो खुद धनखड़ साहब काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कैमरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता का भाव भी प्रकट किया था और सदन में, राज्यसभा में जिस तरह का वातावरण आजकल है, ये अभूतपूर्व स्थितियां, परिस्थितियां हैं। मैं तो 2001 से पार्लियामेंट कवर करता रहा हूं। हालांकि मैं राज्यसभा कवर नहीं करता था, लेकिन कभी-कभी राज्यसभा की प्रेस गैलरी में भी जाकर के बैठ जाता था। मैं लोकसभा कवर करता था और ये उस समय की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद रहते थे। चंद्रशेखर से लेकर के दूसरे प्रधानमंत्री उस समय तक थे। लेकिन इधर जो रूप स्वरूप और जो तौर तरीके बदले हैं और जो चरित्र बदला है सदनों का, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और वहां पर अलग-अलग दल या सरकार राष्ट्रपति के जरिए जिनको नामित करती है या अलग-अलग राज्यों से जो चुन करके आते हैं, अतीत में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि ये उच्च सदन है और वहाँ की कुछ रवायतें रही हैं, कुछ गंभीरता रही है, उस सदन की अपनी एक गरिमा, एक मर्यादा रही है। लेकिन पिछले 1 डेढ़ दशक में मैं कह सकता हूँ कि अब राज्यसभा का भी चरित्र पूरी तरीके से बदल गया है। जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं या लड़ते हैं और हार जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे अपने सीनियर नेताओं को भी राज्यसभा में भेजने लगी और जिस तरह के हंगामे, जिस तरह के बायकॉट, जिस तरह का हल्ला-गुल्ला और इधर तो सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जिस तरह के भाषण दिए जाते हैं, उन भाषणों में जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, कहीं किसी पद का कोई जैसे मान-सम्मान रह ही नहीं गया है, लिहाज़ रह ही नहीं गया है। जिसके जो मन में आता है वो कहता है और सदनों की क्या हालत करके रख दी है, पूरा राजनीतिक अखाड़े में तब्दील करके रख दिया है। लेकिन जब से धनखड़ साहब बतौर उपराष्ट्रपति, चूँकि एक पदेन सभापति भी होते हैं वो राज्यसभा के, तो राज्यसभा में वो कार्रवाई को संचालित भी करते हैं। खास तौर से जब सीनियर मोस्ट या तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, वित्त और विदेश मंत्री जब कभी बोलने वाले होते हैं, तो आसन पर वो आमतौर पर रहते हैं। वरना जो उपसभापति है, आजकल हरिवंश हैं, वो विराजमान रहते हैं। जिस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां राज्यसभा में रही हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के मैंने तो जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी अ, जो आपके ममता बनर्जी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन से लेकर के और कल्याण बनर्जी जब तक लोकसभा के लिए नहीं चुने गए थे, तब वो राज्यसभा में थे। उनकी तरफ से
फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, राघव चड्ढा, कई लोगों को बहुत अपमानजनक तरीके से जगदीप धनखड़ साहब से बात करते हुए देखा है। और धनखड़ साहब, जैसा मैंने कहा है, कि ईमानदार हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, संकल्प के साथ काम करने वाले लोग हैं, अनुशासन पसंद लोग वो माने जाते हैं। और चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के लोग हों, अगर कोई भी नियम कायदे कानूनों के इतर जाकर के बिहेव कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो उसको डांटने डपटने से पीछे नहीं रहते हैं। एक बार तो जया बच्चन ने उनके बारे में बहुत अपमानजनक बातें कर दी थी कि साहब, आपका टोन ठीक नहीं है बात करने का। तो इस पर जगदीप धनखड़ साहब ने उनको फटकार लगा दी थी। इसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से बात बेबात उनसे उलझने लगे थे और उनके बारे में बहुत अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए उनको पक्षपाती बताने लगे थे, और कई बार जाट वर्सेस दलित का कार्ड भी वहां कांग्रेस खेलना शुरू कर चुकी थी। उसके चलते वो कई बार बहुत दुखी दिखाई दिए हैं, और एक बार तो सारी हदें पार की थी इन्हीं कल्याण बनर्जी ने, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, टीएमसी के सांसद ने। जब दोनों सदनों के 140 से ज्यादा एमपी सस्पेंड कर दिए गए थे क्योंकि वो लगातार हंगामा कर रहे थे और एक बहुत महत्वपूर्ण कानून विधेयक पारित नहीं होने दे रहे थे, जो आईपीसी की जगह लेने वाला था। तो सदन का समय खत्म हो रहा था, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, चुनाव के लिए जाने की तैयारी हो रही थी। ऐसे में उस विधेयक को पारित करना, उसको कानून में तब्दील करना जरूरी था। तो हंगामा करने वाले और जानबूझ करके हंगामे किए जा रहे थे ताकि ये पारित ना हो सके। और कोई भी ऐसा काम जिसका श्रेय नरेंद्र मोदी को मिले बतौर प्रधानमंत्री, विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इसलिए फ्लोर मैनेजमेंट करती है वो, सारे घटक दलों की याद आ जाती है, सबको इकट्ठा करके सदनों को रोका जाता है, हंगामे किए जाते हैं। बहुत नियोजित तरीके से ये होता है, और उसमें स्पीकर का अपमान होता हो तो हो, प्रधानमंत्री को गाली गलौज दी जानी होती है तो दी जाती है। इसी तरीके से राज्यसभा में जो सभापति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, उनका भी कई बार अपमान होता है, उनकी अवमानना होती रही है। जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन केवल एकमात्र यही कारण हो, मैं कम से कम ये बात मानने को तैयार नहीं हूं। जो टीवी चैनलों पर बहसें हो रही हैं, जो कारण बताए जा रहे हैं कि साहब कुछ ऐसा हुआ है कि उनको अचानक बहुत बड़ी ठेस लगी है, उन्होंने गुस्से में आकर के ये इस्तीफा लिख दिया है और पद छोड़ने का फैसला किया है। आज़ादी के बाद से आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया है कि बीच में इस्तीफा दे दिया हो। एक बार 1969 में उपराष्ट्रपति को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वो राष्ट्रपति चुने जाने थे, वरना किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया। तो कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, मैं उससे इनकार नहीं करता, हो सकता है, कई बार होता है। और ख़ास तौर से ऐसे स्वाभिमानी आदमी जिनका करियर बहुत साफ सुथरा रहा हो, अ, उनको हो सकता है कोई किसी बात पर ठेस लगी हो, कुछ ऐसा कारण रहा हो। लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई का संचालन उन्होंने किया। वो बतौर उपराष्ट्रपति 23 तारीख को राजस्थान में एक कार्यक्रम में जाने वाले थे, उसका कार्यक्रम निकल चुका है, छप चुका है।
इसके अलावा भी वो शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक विपक्षी दलों के और सत्ता दल के सांसदों से भी, मंत्रियों से भी संसद के अपने चैम्बर में मुलाकातें कर रहे थे। और लोगों का कहना है कि तब तक भी उनकी बातचीत से बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसके अलावा जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, वो भी उन्होंने सदन में पढ़ कर के बताया था। उन्होंने ये भी कहा था सांसदों से कि पहलगाम, नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर पर सबको बोलने का अवसर दिया जाएगा। राज्यसभा में भी 9 घंटे की बहस होनी है और लोकसभा में तो 16 घंटे की बहस होनी है। तो इन दो मुख्य मुद्दों पर 25 घंटे की बहस दोनों सदनों में होनी है। तो जब धनखड़ साहब ये सब कर रहे थे और सामान्य थे, तो फिर अचानक क्या हुआ कि 9 बजे के आसपास खबर आनी शुरू हुई कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। अब तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। लोग तो अब नए उपराष्ट्रपति के भी कयास लगाने शुरू कर चुके हैं कि कौन बनने वाला है। कोई नीतीश का नाम ले रहा है, कोई जेपी नड्डा का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। कोई कह रहा है कि जगदीप धनखड़ को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। भाई, अगर स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वाकई स्वास्थ्य कारणों से अगर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर वो कैसे रह सकते हैं? ऐसा पद जिसके लिए 24/7 ही काम करना पड़ता है, जैसे प्रधानमंत्री काम करते हैं, ऐसे ही बीजेपी का अध्यक्ष भी करता है। तो अस्वस्थ आदमी को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाएगा, और वो भी उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिलवा करके? ये चीजें गले से उतरती नहीं है। असली कारण क्या है वो तो आगे सामने आएंगे, लेकिन कुछ घटनाएं अभी हाल फिलहाल में पिछले 6-8 महीने में हुई हैं। एक जगह कृषि मंत्री शिवराज चौहान भी कार्यक्रम में थे और उपराष्ट्रपति ने किसानों की समस्याओं को लेकर के अपना गुस्सा जाहिर किया था और ये कहा था कि अगर सरकार ने किसानों से कुछ वादे किए थे तो वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी वो लंबा आंदोलन चला चुके हैं, वो फिर धरने पर बैठे हुए हैं। ये तब की बात है जब शंभू बॉर्डर पर वो पंजाब के किसान बैठे हुए थे और कुछ दूसरी जगहों पर भी आंदोलन चल रहे थे। इसके अलावा भी उन्होंने हाल फिलहाल में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो मुझे लगता है कि जो सत्ता को चला रहे हैं शायद उनको पसंद ना आए हों। कारण क्या है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एकमात्र कारण उनका हेल्थ इश्यू तो नहीं हो सकता है। और ये जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट है, वो इनडायरेक्ट वे में ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो सरकार के लिए संकट मोचक थे, कम से कम राज्यसभा में तो थे। और इधर जुडिशियरी पर भी कॉलेजियम से लेकर के तमाम इश्यूज पर जस्टिस वर्मा के यहाँ जो नोटों के बोरे मिले थे भरे हुए, उन पर भी, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इन सब को लेकर के भी जगदीप धनखड़ साहब ने काफी बातें की थी। वो कई मुद्दों पर काफी मुखर रहे हैं। तो कौन सी वजह हैं, ये कोई अभी ऑथेंटिक तौर पर पुष्ट जानकारी के साथ सामने नहीं ला सकता, जब तक कि या तो खुद धनखड़ साहब ना बताएं या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आ जाए। अभी तो जैसा मैंने कहा है कि मैं शो में बैठने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य ढूंढ रहा था, कुछ है क्या। अभी उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, किसी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य की तरफ से भी बयान नहीं आया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो बहुत सारे इसमें पेच हैं, वो निकलेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से ये
छोटी घटना बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जगदीप धनखड़ साहब के अचानक इस्तीफा देने से। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।